बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं डिस्कवर ओरिजिनल और मैं हूं असद। इससे पहले आप इस कहानी की 8 इकसात सुन चुके हैं। अब किस्त 9 मुलाहिजा फरमाएं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ लाजमन शेयर कीजिए। कमेंट्स में लाजमन बताइए कि आपको ये दास्तां कैसी लगी। खालिद मेरे लिए खाने का सामान लेकर आया था। इसने कहा मुमकिन है कल तक तुम्हें क्लियरेंस मिल जाए और फिर तुम टिकट बुक करा सकोगे। ये काम मैं ऑनलाइन कर लूंगा। मैंने कहा अब मुझे अस्पताल जाना है, वहां इंतजामिया से पासपोर्ट और तनख्वाह के साथ सर्टिफिकेट भी लेना है। कल सुबह तैयार रहना, मैं आऊंगा, उसने कहा और रुखसत हो गया। आईफोन चार्ज हो रहा था। मैंने सामान में देखा तो USB इंटरनेट डिवाइस देखकर दिल खुश हो गया। मैंने स्काइप ऑन किया और आईफोन से हुमैरा को कॉल की। मैं स्काइप पर हूँ, शुक्र है आपने राब्ता किया, मैं बहुत परेशान हूँ। वो बोली मैं स्काइप पर आ रही हूँ। वो 1 मिनट बाद स्काइप पर थी। हुमैरा क्या हुआ? आदिल गायब है। मेरा दिल दहल कर रहा। क्या गायब है? क्या मतलब? मैंने आज सुबह उसे कॉल की और फिर मुसलसल करती रही मगर उसका सेल बंद जा रहा था। फिर मैंने उसके दोस्तों को कॉल की। उन्होंने बताया कि कल शाम से उसे नहीं देखा है। मैं घर पर भी गई, वहां ताला पड़ा हुआ है। मैं एकदम परेशान हो गया था। हुमैरा तुम जानती हो आदिल गैर जिम्मेदार लड़का नहीं है, इसीलिए तुम्हें ज्यादा परेशान हूं। पड़ोस वालों को भी नहीं पता कि वो कब घर से निकला और कहां गया। हुमैरा से बात करते हुए मैं मोबाइल से आदिल का नंबर मिला रहा था मगर वो बंद जा रहा था। फिर मैंने खान साहब को कॉल की। उन्होंने कॉल रिसीव की मगर जब मैंने आदिल का पूछा तो वो बोले कि वो तो अपने बेटे के पास दूसरे शहर आए हुए हैं, इन्हें बंगले के हालात का कुछ पता नहीं था। इनसे मायूस होकर मैंने लाहौर में डॉक्टर शादाब को कॉल की। उसने MBBS के बाद सिविल सर्विस का इम्तिहान देकर पुलिस में शमूलियत इख्तियार कर ली थी। वो इन दिनों SP था। मेरी बहुत अच्छी दोस्ती तो नहीं थी मगर सलाम दुआ थी। अभी फेसबुक पर राब्ता रहता था। मैंने उसे आदिल की गुमशुदगी के बारे में बताया तो उसने कहा फिक्र मत कर यार, बच्चा है, कहीं घूमने चला गया होगा। मैं मुतलका थाने वालों से कह देता हूँ, वो मालूम कर लेंगे। वैसा नहीं है, आज से पहले कभी इस तरह गायब नहीं हुआ। और दूसरे अगर वो तफरीह के लिए गया भी होता तो अपना सेलफोन ऑफ न करता। इसके दोस्तों से मालूम किया, सबसे मालूम करके फिर तुम्हें कॉल कर रहा हूँ। मुझे फिक्र हो रही है वो किसी मुश्किल में ना हो। ठीक है, अब मैं हर जगह दिखवाता हूँ। जैसे ही कहीं से कोई बात मालूम होगी मैं खुद कॉल कर लूंगा। शादाब ने मुझे तसल्ली दी और मैंने उसका शुक्रिया अदा करके कॉल बंद कर दी। हुमैरा सब सुन रही थी। उसने कहा सुबह तक मैं समझ रही थी कि वह शायद मुझसे नाराज है, इसलिए कॉल रिसीव नहीं कर रहा। मुझे उम्मीद है जल्द उसका सुराग मिल जाएगा। मैंने हुमैरा से ज्यादा खुद को तसल्ली दी थी। कल तक मुझे जाने की इजाजत मिल जाएगी और मैं पहली दस्तयाब फ्लाइट से पाकिस्तान वापस आ जाऊंगा। आप पहले सीट बुक करा लें, हुमैरा ने कहा। मुझे उसका मशवरा दुरुस्त लगा और मैंने इस ट्रैवल एजेंट से राब्ता किया जिससे मैं सीट वगैरह बुक कराता था। वो भारतीय मुसलमान था और अहमद भाई नाम था उसका। अलेक्सा के बाद मैंने उससे पूछा अहमद भाई क्या मुझे कल के लाहौर के लिए कोई सीट मिल जाएगी? चेक करके बताता हूँ, उसने कहा। आप आधे घंटे बाद कॉल करें। अहमद भाई ये इमरजेंसी है, मेरा भाई गायब है और मुझे जल्द अज जल्द लाहौर पहुंचना है। ओहो, अल्लाह खैर करेगा, मैं पूरी कोशिश करता हूँ। अहमद भाई से बात करके मैंने खालिद को कॉल की। मैंने मुख्तसरन उसे सूरत हाल बताई। अब मैं जल्द अज जल्द वापस जाना चाहता हूँ। मैं कल ही ऑर्डर हासिल कर लेता हूँ, उसने कहा। तुम कल रात 12 बजे के बाद किसी भी फ्लाइट में सीट बुक करवा लो, मैं खुद तुम्हें एयरपोर्ट तक छोड़ कर आऊँगा। आधे घंटे बाद अहमद भाई ने बताया कि परसों सुबह 6 बजे एक फ्लाइट में सीट थी। मैंने उसे बुक करने को कह दिया। फिर मैंने हुमैरा से कहा मुझे तुम्हारा बैंक अकाउंट नंबर चाहिए। इत्तेफाक से हुमैरा का अकाउंट एक ऐसे बैंक में था जिसकी यहाँ कई ब्रांच थी। अब मैं जल्दी कर रहा था। मैंने फ्लैट के मालिक को कॉल की और उसे बताया कि मैं जा रहा हूँ, इसलिए 3 महीने का एडवांस वापस कर दे। उसने कहा कि वो अपने एजेंट को भेज देगा। पहले मैंने सोचा था कि खालिद के साथ जाऊं, लेकिन इसमें खतरा था। खालिद नजरों में था और इसका इम्कान था कि इसका ताक़ुब किया जाए और वो लोग मेरी जान के दुश्मन थे, मुझ तक पहुंच जाते। इसलिए मैंने फैसला किया कि सारे काम खुद करूंगा। शाम तक मैंने शादाब को कॉल की और उसने बताया कि पुलिस ने इंक्वायरी शुरू कर दी है। बंगले के मकीनों से पूछताछ की गई है। इससे इतना पता चला है कि आदिल कल शाम से घर आया ही नहीं था। इससे पहले वो कहाँ था ये किसी के इल्म में नहीं। अब कल इसकी यूनिवर्सिटी में मालूम किया जाएगा। मैंने उसे बताया कि उसके यूनिवर्सिटी फेलोज ने तस्दीक की है कि वो यूनिवर्सिटी आया था और वहां से छुट्टी के वक्त निकला था। शादाब ने जरूरी मालूमात हासिल की जो उसके काम आती। फिर उसने हिचकिचाते हुए बताया मैंने थानों, अस्पतालों और मुर्दा खानों में भी मालूम करा लिया है। आदिल जैसा कोई नौजवान नहीं आया है। अगर कोई नौजवान आया है तो वो नामालूम नहीं है। मैंने इत्मीनान महसूस किया। यह अच्छी खबर है, शायद अगवा का चक्कर है। शादाब ने कहा कोई दुश्मनी का मामला तो नहीं था? आजकल लड़कियों के चक्कर में लड़कों की आपस में दुश्मनियां हो जाती हैं। मेरा ख्याल है नहीं था, लेकिन इसके दोस्त ज्यादा बेहतर बता सकते हैं।
कल उनसे पूछगछ होगी। शादाब ने फिर मुझे तसल्ली दी। मुझे ये पुलिस केस लग रहा है, इसलिए मैं इसे खुद देख रहा हूँ। शादाब, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। अगर तुम्हारी मदद ना होती तो मैं वतन से दूर बहुत ही परेशान हो जाता। मैं परसों सुबह 6 बजे की फ्लाइट से आ रहा हूँ। ये अच्छा है तुम यहाँ होगे, अगर वो मिल गया तो ठीक है, वरना FIR कटवाई होगी, तब ही बाज़ाब्ता कार्रवाई होगी। हुमैरा मेरी कैफियत समझ रही थी, इसलिए वो मुसलसल स्काइप पर मेरे साथ थी। मुझे इस वक्त उसके साथ की जरूरत भी थी। शादाब से बात करके मुझे इत्मीनान हुआ और ये उम्मीद भी बंदी कि शायद मेरी वापसी तक आदिल का सुराग मिल जाए। इसके इसरार पर मैंने कुछ खाया पिया, वरना मेरी भूख प्यास दोनों उड़ गई थी। आदिल इस दुनिया में मेरा खून का वाहिद रिश्ता था और मुझे इतना ही प्यारा था जितना किसी शख्स को अपना अकलौता छोटा भाई प्यारा हो सकता है। इसके गुम होने की खबर ने मुझे अंदर से बाहर तक हिला कर रख दिया था। खालिद नहीं आया था, इसलिए रात के खाने का बंदोबस्त करने के लिए मुझे खुद जाना पड़ा था। हुमैरा की ड्यूटी थी, वो चली गई थी। अब वक्त गुजारना मुश्किल हो रहा था। मैं खाने के लिए पिज्जा लाया था और वो बस से चखा ही था कि बाकी ऐसे ही पड़ा रह गया। रात सोने के लिए लेटा तो बहुत मुश्किल से नींद आई। ख्वाब आते रहे और मुझे डराते रहे। मैं चौंक कर बेदार हो जाता और फिर देर तक नींद नहीं आती थी। इसी सोने जागने में रात गुजरी और सुबह की रोशनी नमूदार हुई तो मैंने सुकून का सांस लिया। शावर लेकर मैं तैयार हुआ। रात के रखे पिज्जे और चाय से नाश्ता करके मैं बाहर निकल आया। टैक्सी लेकर अस्पताल पहुंचा। टैक्सी ने मुझे दरवाजे के सामने उतारा था और जिस वक्त मैं उतरकर टैक्सी वाले को किराया दे रहा था, पार्किंग की तरफ से रमेश नमूदार हुआ। उसने हाथ में सिल्वर रंग का एक बड़ा सा बक्स उठा रखा था। मैं जानता था इस किस्म के बक्स में ट्रांसप्लांट के लिए आज़ाम मुंतकिल किए जाते हैं। ये असल में आइस बक्स होता है जो मुकम्मल तौर पर सील होता है और अंदर मौजूद अज़ू को हवा और गर्मी से बचाता है। रमेश मुझसे आगे अंदर दाखिल हुआ और लिफ्ट की तरफ जाने लगा। मुझे ग्राउंड पर ही काम था क्योंकि इंतजामी दफातर यहीं थे, लेकिन रास्ता लाबी से होकर जाता था। मैं लाबी में दाखिल हुआ तो लिफ्ट का दरवाज़ा बंद हो रहा था और रमेश मुझे ही देख रहा था। एक बार फिर मुझे उसकी मुस्कुराहट में इस्तज़ा और एक अजीब सी कैफियत महसूस हुई जो मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। जब लिफ्ट का दरवाज़ा बंद होने में थोड़ा सा खला बाकी था तो उसने अचानक सिल्वर बक्स ऊपर करके जैसे खास तौर से मुझे दिखाया और इसी लम्हे लिफ्ट का दरवाज़ा बंद हो गया। मैं अब्दुल रहमान के दफ्तर की तरफ जाते हुए सोच रहा था कि इसने खास तौर से मुझे सिल्वर बक्स क्यों दिखाया था। अब्दुल रहमान अपने दफ्तर में था और वो नॉर्मल अंदाज में मुझसे मिला। मैंने उसे कहा कि मुझे बकायाजात के साथ अपना पासपोर्ट और जॉब सर्टिफिकेट भी चाहिए। साथ ही मैंने बताया कि मैं कल सुबह यहाँ से जा रहा हूँ। उसने सर हिलाया। जब तक पुलिस क्लियरेंस नहीं हो जाती ये मुमकिन नहीं है। मैंने खालिद को कॉल की और उसे बताया कि मैं अस्पताल में हूँ। वो पहले मुस्तरिब हुआ, फिर उसने कहा क्लियरेंस कुछ देर में हो जाएगी, तब मेहरबानी करके तुम यहाँ आ जाओ ताकि मैं क्लियर हो जाऊँ। मेरे पास वक्त नहीं है, तुम वहीं रुको और तुमने खतरा मोल लिया है। अब मुझे तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए कुछ करना पड़ेगा। ओके, मैं यहाँ मौजूद हूँ। यहाँ बिला वजह घूमने फिरने और गपशप करने का कोई रवाज नहीं था, इसलिए मैं एक वेटिंग लाउंज में बैठकर रसाले देखता और वक्त गुजारता रहा। लंच मैंने कैफेटेरिया में किया। यहाँ सबसे मुलाकात और सलाम दुआ हो गई। मैंने बताया कि मैं वापस जा रहा हूँ। सब अफसुर्दा थे, मेरे वापस जाने पर नहीं बल्कि रणबीर की मौत पर। इसकी डेड बॉडी आज रात किसी वक्त रवाना की जाती। इसकी बीवी पहले ही जा चुकी थी। खालिद 2 बजे आया। वो पुलिस क्लियरेंस साथ लाया था। इसकी बुनियाद पर मुझे अस्पताल की तरफ से न सिर्फ वाजिबात मिल गए बल्कि मेरा पासपोर्ट और यहाँ जॉब सर्टिफिकेट भी मिल गया। मैंने अहमद भाई से कहकर अपना टिकट भी यहीं मंगवा लिया था। इनका आदमी दे गया। खालिद अपने साथ 2 मुसल्ला पुलिसमैन लाया था। हम इनके साथ रवाना हुए। हमने खालिद के फ्लैट से सामान लिया। मेरा बाकी सामान पुलिस कार में मौजूद था। वहां से मेरे फ्लैट पर आए जहां मालिक का एजेंट मौजूद था। उसने चाबी लेकर मुझे 3 महीने का एडवांस किराया वापस किया। फिर मैंने बैंक जाकर रकम हुमैरा के अकाउंट में भिजवाई। वहां से रवाना हुए तो मेरा ख्याल था कि खालिद मुझे कहीं ठहराने ले जा रहा था क्योंकि अभी मेरी रवानगी में 12 घंटे का वक्त बाकी था। लेकिन मुझे हैरत हुई जब वो मुझे एयरपोर्ट ले आया और यहाँ एयरपोर्ट सिक्योरिटी हुकाम के हवाले किया। उसने मुझसे कहा तुम रवानगी तक यहीं रहोगे, अब तुम एयरपोर्ट से बाहर नहीं जा सकते। फ्लाइट तक का वक्त तुम्हें यहीं गुजारना होगा। सिक्योरिटी वालों की मौजूदगी में तुम बिल्कुल महफूज हो। मैं तुम्हारी मदद का शुक्रगुजार हूँ खालिद। मैंने उससे हाथ मिलाया। शायद फिर कभी मुलाकात हो, शायद, उसने कहा और चला गया। मेरा पासपोर्ट यहाँ सिक्योरिटी वालों की तहवील में चला गया था। वही मुझे त्यारे पर सवार कराते। लाउंज पे आरामदेह सीटें और तमाम सहूलतें थीं। यहाँ वाईफाई की सहूलत थी मगर हुमैरा ड्यूटी पर थी। मैं उसे कैसे रब्ता करता। आदिल की तरफ से फिक्रमंदी भी थी। शादाब अपनी सी कोशिश कर रहा था और उसे बार बार तंग करना मुनासिब नहीं था, इसलिए मेरे पास सिवाय आराम और टीवी या रसाले देखने की कोई काम नहीं था। वहाँ खाने पीने का बंदोबस्त भी था। मैंने वहीं से डिनर किया और फिर आराम करता और ऊँगता रहा। यह डिपार्चर लाउंज था और यहाँ मुसलसल परवाज़ों के मुसाफिरों की आमदो रफ्त जारी थी। हंगामा और शोर था, इसमें सोना मुश्किल था। फिर मेरा जहन मुंतशिर था।
ऐसे में नींद आती भी कहाँ। 3 बजे हुमैरा ने कॉल की, आप कहाँ हैं? एयरपोर्ट पर, मैंने जवाब दिया। पुलिस ने बराह रास्त मुझे यहाँ पहुँचा दिया है। अच्छा हुआ, हुमैरा बोली। मेरी ड्यूटी सुबह 8 बजे ऑफ होगी, मैं आपको लेने आऊँगी। इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं आ जाऊँगा। मैंने इनकार किया। तुम घर जाना, रात भर ड्यूटी के बाद थक जाओगी। ठीक है, वो मान गई। सच कह रहे हैं, मैं अभी से थकन महसूस कर रही हूँ। पता नहीं ये कब हाउस जॉब खत्म होगी और मेरी जान छूटेगी। मैंने सोच लिया कि कम से कम 3-4 महीने आराम करूंगी, मगर तुम्हें जॉब की क्या जरूरत है? मैं मुस्कुराया। दौलतमंद बाप की बेटी हो, कुछ ना भी करो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि अच्छी बात है जल्दी से अपने घर की होकर खरीदारी शुरू कर दो। आखिर हमारे यहाँ 60% लेडी डॉक्टर डिग्री लेकर बुलाकर यही करती हैं। जी नहीं, मैं काम करूंगी लेकिन अपना क्लिनिक करूंगी और कुछ वक्त वेलफेयर में दूंगी। हम दोनों मिलकर खोलेंगे। जरूर, उसने शर्मा कर कहा। मैंने भी यही सोचा। अच्छा, मेरी तलबी हो रही है, बाय। हुमैरा से बात करके मैंने मशीन से कॉफी निकाली और खुद को ताज़ा दम करने लगा। 2 घंटे पहले कार्रवाई शुरू हो जाती। 4 बजे फ्लाइट का ऐलान हुआ और सामान लोड किया जाने लगा। मैं सामान वाले हिस्से में आया और अपने बैग जमा कराए। ये त्यारे के कार्गो में जाता। मेरे पास सिर्फ एक बैग था। 6 बजे मैं त्यारे में था और वो रनवे पर टैक्सी कर रहा था। बुलंदी पर पहुंचकर सीट बेल्ट खोलने की हदायत मिली। मैंने सीट बेल्ट खोली और आंखें बंद की तो फिर मेरी आंख लैंडिंग के ऐलान पर खुली, जिसमें मुसाफिरों से सीट बेल्ट बांधने को कहा जा रहा था। 9 बज चुके थे और 3 घंटे का पता ही नहीं चला, मगर इस नींद ने मुझे ताज़ा दम कर दिया था। त्यारा रुकने पर मुसाफिर बाहर आए और लाउंज में पहुंचते ही पता चल गया था कि वतनी अजीज में आ गए हैं। पहले इमिग्रेशन से निपटा। चेक करने वाले पासपोर्ट यूं देख रहे थे जैसे इन्हें शुबा हो कि ये चाली हैं। मैंने इत्मीनान दिलाया कि हुकूमत पाकिस्तान ने ही जारी किया है। तब उन्होंने वापस किया। कस्टम से निमटना एक और मरहला था। इनका बस नहीं चल रहा था कि कपड़ों की सलाई भी उधेड़ कर देख लें कि इसमें कुछ छुपा कर तो नहीं लाया हूं। इन्होंने दोनों सूटकेस का सत्यानाश कर दिया था और वापस किए तो मैंने ये बमुश्किल उन्हें बंद किया। सामान ले जाने वाली ट्रालियां लोडर के कब्जे में थीं और किसी को हायर किए बगैर सामान ले जाना मुमकिन नहीं था। मैंने सामान एक लोडर के हवाले किया और फिर उसके पीछे भागा, क्योंकि वो गोली की रफ्तार से गया था। मैंने सुना था कि लोडर सामान पार भी कर लेते हैं। उसे बाहर देखा तो वो सामान एक टैक्सी में बार करवा रहा था। मैंने उसे रोका, ये क्या कर रहे हो? और मियाँ जी, क्या सामान पैदल लेकर जाना है? लोडर तमस्कुराना अंदाज में बोला। मुझे गुस्सा आ गया। तुम्हें क्या पता कि मुझे पैदल जाना है या गाड़ी में? सामान उतारो। बादल नुखास्ता उसने सामान वापस उतारा और 100 रुपए मांगे। मेरे पास रुपए नहीं थे, इसलिए 5 दिरहम का नोट दे दिया। वो दान निकालता हुआ चला गया और अभी मैं टैक्सी करने का सोच रहा था, एक तरफ से हुमैरा नमूतार हुई। मैं हैरान रह गया और मुझे खुशी भी हुई। लेकिन तुमने तो कहा था कि नहीं आओगी। हाँ, लेकिन फिर आ गई, वो बोली। उसका चेहरा सुता हुआ था, शायद थक गई थी। उसने कहा, मैं अभी पहुंची हूँ, गाड़ी बाहर से यहाँ तक आने नहीं दे रहे, सामान समेत वहां जाना होगा। कोई मसला नहीं है। मैंने दोनों सूट केसेस के हैंडल निकाले और इन्हें खींचना शुरू कर दिया। हुमैरा की करोला पार्किंग में थी। उसने दरवाजा खोलकर डिक्की अनलॉक की और मैंने सूट केस इसमें रख दिए। फिर इसके बराबर में आ बैठा था। तुम कैसी हो? ठीक हूँ, उसने धीमे लहजे में कहा और कार पार्किंग से निकालने लगी। इसका रवैया मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था। वो खामोश थी और मुझसे नजरें मिलाने से गुरेज कर रही थी। न जाने क्यों मैं उससे इस रवैये की वजह नहीं पूछ सका। शायद पूछते हुए डर लग रहा था, इसलिए मैं उससे अपने ऊपर गुजरने वाली सुनाने लगा। वो खामोशी से सुनती रही। जब मैंने अपने ऊपर होने वाले हमले के बारे में बताया तो उसने चौंक कर मुझे देखा और तब उसे मेरी कन पट्टी का जख्म दिखाई दिया। शुक्र अल्लाह का, आपको कुछ नहीं हुआ, आप सही सलामत वापस आ गए। मगर सैफ, ये कौन है जो यूं आपके पीछे पड़ गया है? मैं नहीं जानता। मैंने गहरी सांस ली। पिछले चंद दिन बहुत सख्त गुजरे हैं। इंसान की जिंदगी में मुश्किल वक्त आते हैं, हुमैरा ने आहिस्ता से कहा। एयरपोर्ट से दूर आने के बाद मैंने महसूस किया कि वो घर की तरफ नहीं जा रही थी। एक बार फिर मैं उससे ना पूछ सका कि वो मुझे कहाँ ले जा रही थी। मेरा दिल अंदर से जकड़ने लगा था। मैंने बाहर की तरफ देखते हुए कहा, हाँ, इंसान की जिंदगी में मुश्किल लम्हात आते रहते हैं। हुमैरा ने सिसकी सी ली, मगर मैंने उसकी तरफ नहीं देखा। कुछ देर बाद मैंने कहा, मुझे शादाब को कॉल करनी है, वो इत्तिफाक से मोबाइल अस्पताल में भूल आई हूँ। हुमैरा ने नम लहजे में कहा, वही लेने जा रही हूँ। तब मैंने जाना कि कार का रुख अस्पताल की तरफ था और मैंने शिद्दत से दिल में ख्वाहिश की कि इसका मोबाइल अस्पताल में हो और वो मोबाइल ही लेने जा रही हो। कुछ देर बाद कार लाहौर के उस बड़े सरकारी अस्पताल में दाखिल हुई, मगर हुमैरा ने सामने रोकने की बजाय पीछे की तरफ इमरजेंसी के साथ कार रोकी। मैंने उसका बाजू थाम लिया। यहाँ क्यों रोकी है? सैफ, मेरे साथ आए, हुमैरा ने कहा और बाजू छुड़ा कर नीचे उतर गई। मैं ख्वाब की सी कैफियत में उसके पीछे चलता रहा। इमरजेंसी के साथ ही मुर्दा खाना था। जब हुमैरा राहदारी में दाखिल हुई तब ही मैं जान गया था वो किस तरफ जा रही थी, मगर मेरा दिमाग कह रहा था कि गलत है। वो इस जगह से गुजरकर अस्पताल के अंदर जा रही थी।
مگر جب وہ مردہ خانے کے دروازے پر رکی تو میں وحشت سے زدہ ہو گیا۔ خمیرہ یہاں کیوں رکی ہو؟ سیف حوصلہ کرے اور اندر آئے، روندے ہوئے لہجے میں بولی۔ میں نہیں جاؤں گا، میں نے کہا، مگر اس کے پیچھے اندر داخل ہو گیا۔ یہاں بے شمار لاشیں پڑی تھیں، زمین پر، دیوار کے ساتھ، خانوں میں اور اسٹریچرز پر، کچھ پتھر کی سلوں پر تھیں، اور حمیرہ نے ایک ایسی ہی سل پر سفید چادر سے ڈھکی لاش کی طرف اشارہ کیا اور دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے چادر ہٹائی اور پھر میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ میرے گھٹنے جواب دے گئے تھے۔ مجھے ہوش آیا تو میں بیڈ پر تھا۔ سفید چھت، سرمئی رنگ کی دیواریں اور مخصوص بیڈ کے ساتھ مخصوص دواؤں کی بو بتا رہی تھی کہ میں اسپتال میں ہوں۔ اسی اسپتال میں جہاں مردہ خانے کی ایک سل پر عادل کی لاش موجود تھی۔ عادل کا خیال آتے ہی میں ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ اسی لمحے کسی نے میرے شانے پر ہاتھ رکھا۔ آرام سے، پلیز آرام سے۔ میں نے اس حسین لڑکی کی طرف دیکھا جس نے ڈاکٹر کوٹ پہنا ہوا تھا اور اس کے گلے میں اسٹیتھوسکوپ لٹک رہا تھا۔ میں نے غمزدہ آواز میں کہا، عادل میرا بھائی۔ لڑکی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں جانتی ہوں آپ نے مجھے پہچانا نہیں، میں حمیرہ ہوں، آپ کی حمیرہ، عادل کے دوست ماجد کی بہن۔ تب مجھے احساس ہوا کہ وہ جانی پہچانی کیوں لگ رہی تھی۔ دراصل میں نے اس پر غور ہی نہیں کیا تھا، میں تو عادل کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ سوری حمیرہ، میں بہت ڈسٹرب ہوں، میں جانتی ہوں آپ لیٹ جائیں۔ میں لیٹ نہیں سکتا، میں وحشت زدہ ہونے لگا۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میں پاگل ہو جاؤں گا، اپنے ہوش و حواس کھو دوں گا، مگر ایسا ہوا نہیں تھا۔ میرا جسم سن ہو رہا تھا اور ذہن پر ایک خاص ٹھہراؤ کی کیفیت تھی۔ میرے بازو پر انجیکشن کا نشان تھا، شاید مجھے ذہنی سکون کے لیے کوئی دوا دی گئی تھی۔ عادل کی ایک جھلک دیکھنے کے بعد مجھے ہوش نہیں رہا تھا۔ میں نے کلائی کی گھڑی میں وقت دیکھا، شام کے 4 بج رہے تھے اور مجھے بے ہوش ہوئے 5 گھنٹے ہو چکے تھے۔ حمیرہ نے ایک انرجی ڈرنک میری طرف بڑھائی۔ یہ لیجیے، آپ کو اس کی ضرورت ہے۔ میں اس قسم کی انرجی ڈرنک کے خلاف ہوں، لیکن اس وقت مجھے ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ میرا گلا خشک تھا۔ میں نے ٹن ایک ہی سانس میں خالی کر دیا۔ مجھے اپنے اندر توانائی محسوس ہوئی تھی۔ شکریہ، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ عادل میرے لیے ماجد کی طرح تھا۔ اس کا لہجہ نم ہوا، لیکن پھر اس نے خود پر قابو پا لیا۔ عادل، میں نے پھر کہنا چاہا تو وہ بولی، پاپا آ گئے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں سب۔ ایک وقت تھا جب عادل نے ماجد کی وفات پر سب دیکھا تھا اور گھر کے فرد کی طرح ان لوگوں کا ساتھ دیا تھا۔ اب خود اسے دیکھا جا رہا تھا۔ میرے اندر دکھ کی لہر اٹھ رہی تھی اور میں اسے قابو کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ موت برحق ہے اور ہر ذی روح کو اس کا ذائقہ چکھنا ہے۔ موت بچے، بوڑھے اور مرد عورت کی پرواہ نہیں کرتی ہے، وہ اپنے وقت پر آتی ہے اور سب کو ساتھ لے جاتی ہے۔ عادل کا وقت آ گیا تھا اور وہ چلا گیا۔ یہ دکھ اور جدائی دائمی تھی اور مجھے صبر کرنا تھا۔ کچھ دیر بعد میں حمیرہ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس کے چہرے کی معصومیت ویسی ہی تھی، مگر جسم کسی قدر بھر گیا تھا۔ میں اسے دیکھ رہا تھا اور ماضی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وہ ذرا سرخ ہوئی تھی، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ مزید سرخ ہوئی۔ شاید میرے اس طرح دیکھنے سے اس نے کچھ اور سمجھا تھا۔ اب کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ بہتر ہوں؟ کوئی دوا دی تھی؟ ہاں، اعصاب کو سکون دینے والی دوا دی ہے۔ تم کو کیسے پتا چلا؟ شاداب صاحب سے، ان کی ابو سے بھی سلام دعا ہے اور وہ جانتے ہیں کہ عادل ہمارے گھر آتا جاتا تھا۔ عادل کے نام پر پھر میرے دل میں ہوک سی اٹھی۔ تم جانتی ہو اس کے ساتھ کیا ہوا؟ نہیں، میری ڈیوٹی جنرل وارڈ میں ہے، لیکن میں نے معلوم کیا ہے یہ مرڈر ہے۔ مرڈر؟ میں نے کہا، مگر کیوں، کیسے؟ مجھے پوری تفصیل تو نہیں معلوم، لیکن اتنا پتا چلا ہے کہ جسم کے اندرونی اعضاء غائب ہیں۔